एक 15 साल के देवर का अपनी भाभी के घर पे आना जाना था और आना जाना इतना ज़्यादा था कि उसके अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध हो जाते हैं। अब जब उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध हो जाते हैं तो उसके बारे में उसके भाई को पता चल जाती है। अब उसके भाई को पता चल जाती है तो घर में कलेश होता है, और जब कलेश होता है तो उसके बाद होती है दोस्तों एक हत्या। अब ये हत्या किसकी हुई और उस 15 साल के देवर के अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध कैसे हुए और इनके घर में जो बच्चा है वो बच्चा किसका है, यही आज की कहानी है दोस्तों। अब जब आप आज की कहानी सुनेंगे तो आपका भी रिश्तों के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है वो शुरू होती है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से, जो कि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। और ग्रेटर नोएडा का ही एक गाँव है मंगरौली गाँव। अब मंगरौली गांव थाना क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, 16 नवंबर 2024 की शाम को एक भुस के घेरे के पास एक व्यक्ति की लाश पाती है। अब जैसे ही उस व्यक्ति की लाश पाती है तो क्या होता है, गांव के लोगों का वहां पे हुजूम लग जाता है। हुजूम लगता है तो तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। अब दोस्तों पुलिस वहां पे पहुंचे उससे पहले ही गांव वाले जो हैं उस लड़के को अच्छी तरह से देखते हैं कि ये लड़का कौन है, क्या इसी गांव का है या किसी और गांव का है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लड़के की लाश थी वो खून से लथपथ थी, उसकी आंख फूटी हुई थी, उसके गले को चाकू से काटा गया था और उसके शरीर पे बहुत सारे धारदार हथियार के निशान बने हुए थे। अब गांव के लोग क्या करते हैं, उस लड़के को अच्छी तरह से देखते हैं, उसकी शिनाख्त करते हैं तो पता चलता है कि ये लड़का इसी गांव के अजीत सिंह का बेटा जीतू है, जिसकी उम्र 30 साल थी। अब गांव के लोग फौरन जीतू के परिवार को सूचित करते हैं कि आपकी बेटे की ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लाश पाई है, और इधर पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस इधर से मौका वारदात पर पहुंचती है और इधर से जीतू के परिवार के लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। अब गांव के सभी लोग इसी बात से परेशान थे कि आखिरकार इस जीतू की हत्या की तो की किसने, क्योंकि जीतू का किसी के साथ भी कैसी भी बैर नहीं थी गाँव में। अब दोस्तों वहाँ पे परिवार के लोग जैसे ही लाश के पास जाते हैं वहाँ पे रुआ पिट्टन शुरू हो जाती है, चीख पुकार मचना शुरू हो जाती है और वहाँ पे प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है कि आखिरकार जीतू की हत्या की तो की किसने, क्योंकि गांव में ऐसा मामला पहली बार हुआ था कि किसी लड़के की ऐसे ही किसी ने हत्या कर दी। अब होता क्या है दोस्तों, पुलिस जीतू की बॉडी को हिरासत में लेती है और उसके बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो वहाँ के डीसीपी रामबदन हैं और मनीष मिश्रा जी हैं, वो तुरंत कुछ टीमें गठित करते हैं ताकि ये पता चल सके कि आखिर जीतू की हत्या की तो की किसने। अब दोस्तों पुलिस की टीम पूरे गांव के चप्पे चप्पे को अच्छी तरह से तलाशना शुरू कर देती है। अब जो जीतू के परिवार वाले लोग हैं, कुछ लोगों के ऊपर संदेह जताते हैं कि शायद हो सकता है कि इन लोगों ने हमारे बेटे की हत्या की हो। तो गांव के 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिलती। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस जब गांव में जगह जगह ढूंढ रही थी और गांव के लोगों से बातचीत कर रही थी, जीतू के बारे में पूछ रही थी कि किसी से कोई झगड़ा विवाद तो नहीं है, तभी पुलिस की नज़र गांव में ही लगे हुए कैमरे पर पड़ती है और वो कैमरा जिस जगह पे जीतू की हत्या हुई थी वहां से थोड़ी ही दूरी पे था। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले उस कैमरे की फुटेज को निकलवाते हैं और ये देखते हैं कि शायद जीतू यहाँ से गुजरा हो और उसका कातिल भी क्या पता यहीं से गुजरा हो। अब पुलिस का जो अंदाजा था वो बिल्कुल सही बैठता है। दरअसल जीतू भी वहाँ से गुजरा था और जो हत्यारा था वो भी वहाँ से गुजरा था। अब होता क्या है, पुलिस जब उसकी फुटेज निकालती है तो उसमें पुलिस को एक लड़का नजर आता है जिसका नाम होता है किशन, जो कि जीतू का चचेरा भाई था, जिसकी उम्र महज 15 साल थी। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इस केस को सुलझाने में सिर्फ 2 या 3 दिन लगे थे। अब क्या होता है,
जब जीतू के परिवार वाले लोग पुलिस के पास जा रहे थे, बार बार उसके बारे में पूछ रहे थे, तो उनके साथ एक शख्स और था जो कि पुलिस के पास जा रहा था और सारी बातें बता रहा था। वो था उसका चचेरा भाई कृष्ण। कृष्णा क्या था, पुलिस के साथ जा रहा था। वो सोच रहा था कि वो अगर पुलिस के साथ रहेगा तो पुलिस को उसके ऊपर शक नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, सीसीटीवी फुटेज ने कृष्ण को पकड़ा दिया। अब पुलिस क्या करती है, तुरंत कृष्ण को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है कि बताओ क्या क्या हुआ था उस रात। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कृष्ण पुलिस को कुछ भी नहीं बताता। जब पुलिस कृष्ण से पूछ रही थी तभी पुलिस ने क्या किया था, कृष्ण का मोबाइल जो है जब्त कर लिया था। अब जब्त कर लिया था तो देखते हैं कि उसके इंस्टाग्राम की चैट और व्हाट्सएप की चैट जो थी हाइड थी। तो पुलिस उस चैट को सीन करती है, यानी कि हाइड चैट को भी देख लेते हैं पुलिस वाले। पुलिस की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो उसमें पता चलता है कि जो कृष्ण है, कृष्ण की जो चैट थी अपनी भाभी यानी कि जीतू की पत्नी के साथ बहुत लंबी थी और गलत तरीके की चैट थी, यानी कि गलत तरीके की चैट आप मान जाइए, जो फ़ोन सेक्स होता है ये मान के चलिए। अब उसकी चैट बहुत लंबी थी, वीडियो कॉलिंग पे बात भी होती थी और इसके यहाँ पे इसका आना जाना भी था। तो अब कृष्णा को ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और उसके बाद में उसको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई जाती है कि ये देखो तुम ये जा रहे हो, यहाँ पे जीतू की लाश मिली है। तब इसके साथ में पुलिस थोड़ी सख्ताई भी बरतती है और उसके बाद कृष्ण बोलने शुरू कर देता है। अब होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो जीतू की शादी हुई थी वो लगभग 3 साल पहले हुई थी और शादी के 1 साल बाद ही जीतू की एक लड़की हो गई। लेकिन दोस्तों बात ये थी कि जो जीतू है उसको शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी। वो शाम को जब भी घर पे आता था शराब पी के आता था, टल्ली होके आता था, घर आता था, खाना खाता था, सो जाता था, या फिर जब कभी होश में होता था तो अपनी पत्नी से लड़ा करता था। अब इसके घर से थोड़ी ही दूरी पे कृष्ण का घर था। उसकी उम्र महज 15 साल थी। अब क्या होता है, वो शुरुआत में जब उसकी भाभी आती है तो उससे मजाक करने के लिए उसके घर पे चला जाता था, बोलने बतियाने के लिए चला जाता था। ऐसा अक्सर होता है गांव में, मोहल्ले में, शहर में, सब जगह होता है कि भाई भाभी से बात करने जा रहे हैं, मजाक करके आ रहे हैं। तो कृष्ण भी ऐसे जाया करता था। लेकिन क्या होता है, 1 साल बाद जब उसकी पहली बेटी हुई थी तो जो जीतू था उसका नज़रिया थोड़ा और चेंज होना था। वो दारू बहुत ज़्यादा पीने लग गया था तो उसकी पत्नी का मन उससे ऊब गया था। लेकिन इधर से जो कृष्ण था वो जाने लग गया था। अब कृष्ण उससे सारे दिन बातें करता था। स्कूल से सीधा आता था, वो 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। वो स्कूल से सीधा अपने घर नहीं, अपने भाभी के घर पे जाता था, यानी कि जीतू के घर पे जाता था। अब ये दोनों वहाँ पे लंबे समय तक बातें किया करते थे। शाम के समय पे जैसे ही जीतू आता था कृष्ण अपने घर चला जाता था। अब दोस्तों इसी तरह से क्या होता है, कृष्ण और जीतू की पत्नी के बीच में अवैध संबंध हो जाते हैं और ये दोनों शारीरिक संबंध बनाया करते हैं। अभी तकरीबन 1-1.5 महीने पहले ही जो जीतू है उसके एक और बेटी हुई है, यानी कि अब जीतू के 2 बेटी हो गई हैं। कृष्ण इसके यहाँ पे कंटिन्यू जाता था संबंध बनाने के लिए। लेकिन किसी तरह से क्या होता है, जीतू को ये सूचना पड़ जाती है कि कृष्ण इसके पीछे से इसके घर पे आता है, इसकी पत्नी से बात करता है। तो जीतू अपनी पत्नी से एक दिन शराब पी के जाता है, बात करता है। वो कहता है कि तुम कृष्ण से बात मत किया करो, वो यहाँ पे क्यों आता है, फलान ढिकान। तो जीतू की पत्नी उसकी बात मान भी जाती है। अब क्या होता है, जो कृष्ण क्या करता था दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। जब जीतू काम पे चला जाया करता था या शराब पीने के लिए जाया करता था, तब जीतू की पत्नी से वीडियो कॉलिंग पे बात किया करता था। उसके घर से महज 100 मीटर की दूरी पे ही एक घेरा था, भुसका ढेर का घेरा था। वो वहीं पे जाया करता था और वहाँ पे बैठ के उससे बातें किया करता था। उसी समय पे क्या होता है, 16 नवंबर की रात को दोस्तों कृष्ण जब जीतू की पत्नी से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा था, उसी समय पे पीछे से गलती से जीतू आ जाता है और जीतू देख लेता है कि कृष्ण उसकी पत्नी से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा है। तभी जो जीतू है वो आग बबूला हो जाता है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो जीतू था उसकी उम्र महज होगी 28-30 साल के आसपास, लेकिन वो बहुत कमज़ोर था। शराब पी के उसने अपना शरीर बहुत कमज़ोर कर लिया था। और जो कृष्ण था उसकी उम्र महज 15 साल थी,
लेकिन वो हट्टा कट्टा था, वो देखने में 18-20 साल का सा लगता था। अब जैसे ही इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो किशन क्या करता है, अपने मोबाइल को साइड में रख लेता है। पहले जो वो जीतू से लड़ता है और जीतू से लड़ते लड़ते क्या होता है, उसके पास एक चाकू होता है, वो जीतू के ऊपर उससे हमला कर देता है, उसे मार देता है। अब जैसे ही वो मारता है तो उसकी सिट्टी पट्टी गुल हो जाती है कि उससे ये क्या हो गया। तो वो ढेर की जो घेरा होता है उसकी बगल में ही उसको डाल देता है जीतू को, और वहाँ से भाग के पहले तो अपने घर जाता है, अपने हाथ मुंह धोता है और उस चाकू को छुपा देता है। जब वो जीतू का खून कर रहा था तो उसके कपड़े भी खून के हो जाते हैं, उन कपड़ों को बदल लेता है। लेकिन दोस्तों इस बीच में उसने ऐसा नहीं था कि जीतू की पत्नी से बात करना बंद किया हो। चैटिंग पे वो उसकी पत्नी से बात कर रहा था। जीतू की पत्नी को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। उसके बाद में जब किशन जीतू की पत्नी से बात कर रहा था, चैटिंग कर रहा था, तो उसे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जीतू जिंदा हो। अब वो 2 घंटे बाद दोबारा से उसी घेरे के पास जाता है और देखता है, कंफर्म करता है कि जीतू मर चुका है। तब जाके किशन को शांति मिलती है और वो अपने घर पे जाके जीतू की पत्नी से कंटिन्यू बात करने लग जाता है। अब दूसरे दिन उसकी लाश मिलती है। लाश मिलती है तो क्या होता है दोस्तों, जो किशन है वो आगे आगे चल रहा होता है। जब पुलिस वाले को लाश मिलती है, जो परिवार के लोग जब रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं तो किशन ही आगे होता है। हर जगह किशन ही आगे था। वो सोच रहा था कि पुलिस वाले उसके ऊपर शक नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों चोर के पैर कभी भी छुपाए नहीं छुपते। आखिरकार किशन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है, यानी कि बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। उसके बाद क्या होता है, जीतू की पत्नी की जानकारी ली जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं जीतू की पत्नी भी इसमें शामिल हो। दरअसल दोस्तों किशन जो था अपनी भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था और वो उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन जीतू बीच में रोड़ा था और उसे एक मौका चाहिए था कि वो जीतू को कैसे ना कैसे रास्ते से हटाए। और उस दिन जीतू खुद उसके पास आ गया। उसके पास आ गया तो उसने उसकी हत्या कर दी और उसने सोचा कि अब मेरे बीच का पत्थर हट गया है तो मैं इसकी पत्नी से शादी कर लूँगा। क्योंकि गांव वगैरह में बहुत सी जगह क्या होता है, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी वाइफ की शादी जो है उसके छोटे भाई वगैरह से करा दी जाती है, नहीं तो वो कहाँ भटकेगी बेचारी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन पुलिस ने किशन को पकड़ के गिरफ्तार करके बाल सुधार गृह भेज दिया। अब जीतू की पत्नी की जांच होती है, लेकिन जीतू की पत्नी का इसमें कोई भी हाथ नहीं था। बस उसकी गलती ये थी कि उसने अपने पति के होते सोते किसी और से अवैध संबंध बनाए और उसके बाद उसके अवैध संबंधों की वजह से ही उसके पति की हत्या कर दी गई। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। सीधी सीधी सी बात है, हमें किसी से भी ज़्यादा हंसी मजाक हाय हल्ला नहीं करना चाहिए। जो पहले होता था ठीक है, लेकिन आज के समय पे क्या होता है दोस्तों, हंसी मजाक कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। यारी दोस्ती भी हो तो वो घर से बाहर करनी चाहिए। किसी को क्या मतलब है आपके परिवार की बहन बेटी या आपकी पत्नी से बात करने का, आप करो। महिला है, महिलाओं से बात करो, क्योंकि दोस्तों आज के समय पे किसी के मन में क्या है किसी को नहीं पता। पहले क्या होता था, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह नहीं थे तो चिट्ठियाँ चलती थी तो वो नज़र में आ जाया करती थी। अब क्या है, लड़की जो है घर के अंदर ही बैठी है और चैटिंग करके अपने यार से बात कर रही है और परिवार वाले सोचते हैं कि कोई काम कर रही है या पढ़ाई कर रही है, लेकिन हो कुछ भी सकता है। अगर हम इन चीज़ों पे अंकुश लगाएंगे, हर किसी को दूर रखिए, ज़्यादा किसी में घुसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर पे भी कोई फालतू आता है तो उससे पूछो भैया क्यों आ रहा है, और पत्नी से बात करने का क्या मतलब है। इसीलिए हमें इन चीज़ों से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि जो जीतू के साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ ना हो। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।